नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम 6 अप्रैल से जो स्टार्ट होने वाला काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि आरटीजीएस में टी का अर्थ क्या है। ठीक है, आरटीजीएस में टी का अर्थ पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका टी, ऑप्शन बी है टाइम, ऑप्शन सी है टू डे और ऑप्शन डी है ट्रांसफर। आप लोगों को राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइम। आरटीजीएस में जो टी का अर्थ है वो है टाइम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम अगला प्रश्न है हमारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास फिशर अड्डा, ठीक है, ऑप्शन बी है जॉन मैकार्थी और ऑप्शन सी है एलन नेवाल और ऑप्शन डी है एलन टर्निंग। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पहली एआई यानी कि पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहा गया है। ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग भाषा होती है वो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया गया था। आप लोगों को बताना कि वो कौन सी भाषा है। ऑप्शन ए है यहाँ पर बेसिक, ऑप्शन बी है फोर्ट्रान, ऑप्शन सी है आईपीएल और ऑप्शन डी है लिस्प। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैंग्वेज है लिस्प। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आरपीए का अर्थ होता है। आप लोगों को बताना है कि आरपीए की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों के लिए रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और ऑप्शन सी हो जाएगा रोबोट प्रोसीजर ऑटोमेशन। ऑप्शन डी है यहाँ पर नन ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर है। आप लोगों को बताना है कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 110 और ऑप्शन डी है यहाँ पर 80। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। एसएमटीपी में जो होती है टोटल प्रोटोकॉल नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है केवाईसी का अर्थ क्या होता है। आप लोगों को बताना है कि केवाईसी का अर्थ क्या है, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है केवाईसी की। ऑप्शन ए है नो योर कस्टमर, ऑप्शन बी है नोन योर कैरेक्टर, ऑप्शन सी है नो योर कंज्यूमर, ऑप्शन डी है नो योर कार्ड। आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है केवाईसी की। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नो योर कस्टमर। ठीक है, केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम का विकास किस संस्था ने किया है। जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम। आप लोगों को बताना है कि जो परम कंप्यूटर का आविष्कार किया था वो किस संस्था ने किया था। ऑप्शन ए है सीडेक, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है बीएआरसी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि परम का आविष्कार किस संस्था ने किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम कंप्यूटर का आविष्कार सीडेक कंपनी ने किया था। यानी कि ये जो संस्था थी सीडेक, इसी ने ही हमारा पहला सुपर कंप्यूटर परम का विकास किया था। अगला प्रश्न देखिएगा। ईमेल के जनक कौन है। आप लोग ईमेल इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोनों में, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि ये ईमेल है ये किसने बनाई थी, इसका जनक कौन है, फाउंडर कौन है। ऑप्शन ए है यहाँ पर रे टॉमलिंसन, ठीक है, ऑप्शन बी है बिल गेट्स, ऑप्शन सी है जुकरबर्ग और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रे टॉमलिंसन। ठीक है, आप लोगों को बता दें कि बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और यहाँ पर जो जुकरबर्ग हैं वो फेसबुक के फाउंडर हैं। ठीक है, किसके फाउंडर हैं, फेसबुक के। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर PAN का अर्थ क्या है, पेन का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है यहाँ पर ए काइंड ऑफ अकाउंट,
ऑप्शन बी है प्राइमरी अकाउंट नंबर और ऑप्शन सी है परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन डी है पोजीशन अकाउंट नंबर। आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है कि पेन की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पेन की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? ओटीपी जो आपके फ़ोन में आता है, पूछा जा रहा है कि ओटीपी क्यों सुरक्षित माना जाता है। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यह जनरेट करना आसान है, इसको शेयर नहीं कर सकते, यह हर एक्सेस के लिए भिन्न होता है, यह एक जटिल इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। इसमें राइट आंसर आपको ढूंढना है कि वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये हर एक्सेस के लिए भिन्न है। आपने देखा होगा जितनी बार आप ओटीपी भेजोगे उतनी बार डिजिट चेंज होके आते हैं, यानी कि हर एक्सेस के लिए भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, निम्न में कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है ऋण के लिए आवेदन करना, ऑप्शन बी है खाते से नकद निकालना, ऑप्शन सी है खाते का विवरण देखना और ऑप्शन डी है आपका हाल ही के कार्य विवरण देखना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाते से नकद निकालना। ठीक है, खाते से नकद निकालना। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है? IMPS लेन देन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता? ऑप्शन ए है SMS, ऑप्शन बी है पेन, ऑप्शन सी है बैंक ऐप ऑन स्मार्टफोन्स, ऑप्शन डी है इंटरनेट बैंकिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है। बैलेंस की जांच, खाता लेन देन, भुगतान या फिर उपयुक्त सभी। आप लोगों को बताना है कि मोबाइल बैंकिंग सेवा कौन सी है इनमें से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी 3 ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं वो तीनों की तीनों मोबाइल बैंकिंग सेवा के अंदर आती हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि बैलेंस की जांच हो गई या फिर खाता लेन देन हो गया या फिर भुगतान हो गया, तीनों की तीनों मोबाइल बैंकिंग सेवा के अंदर आती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, RTGS का पूर्ण रूप क्या है? आप लोगों को बताना है कि RTGS का पूर्ण रूप क्या है। आज का जो पहला प्रश्न था वहाँ पर RTGS में टी का मीनिंग पूछा गया था, टी फॉर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। तो RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है? पहला ऑप्शन है रियल टाइम गेन सेटलमेंट, ऑप्शन बी है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन सी है रोटेशनल ट्रांजैक्शन गेन सेटलमेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा। वहाँ पर पूछा गया था कि टी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर टी फॉर टाइम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, DFS का विस्तृत रूप क्या है? आप लोगों को बताना है कि DFS का विस्तृत रूप क्या है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा डिजिटल फुल सर्विस, ऑप्शन बी हो जाएगा डिजिटल फाइल सर्विस और ऑप्शन सी हो जाएगा डिजिटल फाइनल सर्विस, ऑप्शन डी हो जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। DFS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। आप लोगों को ध्यान रखना है कि DFS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, RTGS कब से प्रारंभ किया गया था? यहाँ पर RTGS से तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। वहाँ पर टी का मीनिंग पूछा गया था, फिर RTGS की फुल फॉर्म, और यहाँ पर पूछा गया है कि RTGS कब से प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मिल रहा है आप लोगों को मार्च 2004 से या फिर मार्च 2005 से या फिर अप्रैल 2004 से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि RTGS मार्च 2004 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्याओं में कितने अंक होते हैं? ठीक है, आप लोगों को बताना है ATM डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्याओं
में कितने अंक होते हैं? 12 होते हैं या फिर 14 होते हैं, 16 होते हैं या फिर 10 होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या जो होती है वो 16 अंकों की होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, IMPS का अर्थ क्या है? आप लोगों को बताना है कि IMPS का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी है अनफाइंड पे इंटरफेस, ऑप्शन सी है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि IMPS का अर्थ होता है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर UPI का अर्थ क्या है? पूछा जा रहा है कि UPI का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी है अनफाइंड पे इंटरफेस, ऑप्शन सी है इमीडिएट पेमेंट इंटरफेस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, UPI का अर्थ होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर NEFT के द्वारा धन ट्रांसफर किया जा सकता है? ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि NEFT के द्वारा धन ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ट्रू है। ठीक है, यानी कि NEFT के द्वारा धन ट्रांसफर किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है। क्या एक्सटेंशन जुड़ा होता है? ऑप्शन ए है .doc, ऑप्शन बी है ऑप्शन ODS और ऑप्शन सी है IST और ऑप्शन डी है .wrt। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? .ods। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए है Ctrl+Shift+P, ऑप्शन बी है Ctrl+Alt+P, ऑप्शन सी है Ctrl+Shift+S या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+P, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? Ctrl+Shift+P। ठीक है, क्या होती है? Ctrl+Shift+P। ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? अभी प्रश्न था लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंजेस हो गया? कैल्क के स्थान पे इम्प्रेस आ गया। आप लोगों को बताना है कि इसके साथ कौन सा एक्सटेंशन नेम जुड़ा होता है। ऑप्शन ए है .odp, ऑप्शन बी है .ods, ऑप्शन सी है .ist, ऑप्शन डी है .wrt। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, .odp। ठीक है, क्या हो जाएगा? .odp। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि कोर्सेरा क्या है? आप लोगों को बताना है कि कोर्सेरा क्या है। ई-कॉमर्स है, ऑप्शन बी है ई-लर्निंग है, ऑप्शन सी है ऑल ऑफ दीज है या फिर नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं है। कोर्सेरा बताना है आपको कोर्सेरा क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई-लर्निंग। कोर्सेरा एक ई-लर्निंग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? आप लोगों को बताना है कि कैल्क में जब नंबर टाइप किया जाता है तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है या राइट अलाइन होता है या सेंटर अलाइन है या फिर जस्टिफाइड? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैल्क में जब नंबर टाइप किया जाता है तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, वो होता है राइट अलाइनमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल क्या है? आप लोगों को बताना कि सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? ISP है या HTTP है या फिर URL है? ऑप्शन नंबर डी है HTML। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HTTP। सबसे जो फेमस प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? प्रोटोकॉल है वो HTTP। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर
कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FTP। FTP को फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी वेबसाइट को ... देखा जा सकता है, ठीक है। किसी वेबसाइट को ... देखा जा सकता है, डॉट के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? वेबसाइट, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, या फिर इंटरनेट ब्राउजर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट ब्राउजर। किसी वेबसाइट को इंटरनेट ब्राउजर देखा जा सकता है, इंटरनेट ब्राउजर पर देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, उमंग ऐप भारत में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि जो उमंग ऐप है वो कितनी भाषाओं में उपलब्ध है इंडिया के अंदर। ऑप्शन ए है 12 लैंग्वेज है उसके अंदर, या फिर 13, या फिर 7, या फिर 8। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13, यानी कि उमंग ऐप के अंदर 13 भाषाएं का इस्तेमाल किया गया है। ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है इंडिया के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, और आज का लास्ट प्रश्न है, उमंग एप्लीकेशन को कब रिलीज किया गया था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उमंग एप्लीकेशन जो है, उमंग ऐप जो है वो इंडिया में कब रिलीज किया गया था? 23 नवंबर 2017 को, ऑप्शन बी है 10 जनवरी 2018 को, ऑप्शन सी है 23 फरवरी 2017 को, या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 नवंबर 2017 को। उमंग ऐप इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया था 23 नवंबर 2017 को, याद रखना है आप लोगों को। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कृपया करें कमेंट करके बताएं, तथा अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।